नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 9 मई और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 का टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल पहले भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। वैदिक काल का जो पहले हमने डिस्कशन किया था वो वैदिक काल का एपिसोड फर्स्ट था। आज हम एपिसोड सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। वैदिक काल के एपिसोड फर्स्ट में हमने इसके परिचय के बारे में और ऋग्वैदिक काल के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते थे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज ये जो सेकंड एपिसोड है इसमें हम बचे हुए ऋग्वैदिक काल के प्रश्न और साथ में उसका अगला हिस्सा यानी कि उत्तर वैदिक काल को डिस्कस करेंगे। इन दोनों एपिसोडों को मिलाकर लगभग हमने 50 प्रश्नों को कवर यहाँ पर किया है। आज के एपिसोड में हम 25 प्रश्न डिस्कस करेंगे। इसके पहले के एपिसोड में हमने 22-23 प्रश्न डिस्कस किए थे और 5 प्रश्न आज होंगे करंट अफेयर के। टोटल 30 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बाय द वे कोई भी करंट अफेयर का प्रश्न आज यहाँ पर बच जाएगा तो उसको हम कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो अधूरा नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आज टॉपिक ही देखेंगे और उसके बाद में करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है वेद और पुरोहित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला है ऋग्वेद होत्र, यानी कि इसके जो पुरोहित हैं ऋग्वेद के ये होत्री हैं, तो ये सही है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, ये भी सही है। यजुर्वेद के पुरोहित को वक्ता कहा जाता है, ये गलत है क्योंकि यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है उसे कहते हैं अध्वर्यो। क्या कहते हैं? अध्वर्यो। तो ये तीसरा यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 4 कथन यहाँ पर दिए हैं। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में मिलती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, ये भी सही है। पुनर्जन्म की अवधारणा जवालोपनिषद में मिलती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जवालोपनिषद में प्रथम बार चर्चा नहीं मिलती है। ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है, बृहदारण्यक उपनिषद में प्रथम बार इसकी चर्चा मिलती है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, और इसमें एक आश्रम बाद में और जोड़ा गया, सन्यास। और ये जो सन्यास जोड़ा गया, ये जोड़ा गया है, इसके बारे में भी जान लीजिए जवालोपनिषद में। पहले छांदोग्य में केवल 3 आश्रम थे, जवालोपनिषद में ये चौथा आश्रम जोड़ा गया था। अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए इन चीजों को। एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचिए ना तो आपको ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा जो आप पढ़े ना हो। जब भी आप पहुंचेंगे और जब वहां पहुंचिए आप तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचिए कि जो भी प्रश्न आपने पढ़ा है उनको गलत करके नहीं आना है। तो इतना तो आप पढ़ के जाएंगे ही कि आप पास आसानी से हो जाएंगे। बस बार बार प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई पास नहीं करा सकता, और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई फेल नहीं करा सकता। ये ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपको पास होने से कोई रोक सकता ही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक दिए हैं, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। बहुत सारे दर्शनों पे प्रश्न पूछा जाता है। सांख्य दर्शन कपिल सही है, न्याय के गौतम सही है, वैशेषिक के कड़ाद ये भी सही है। कड़ाद या उलूक इनको कहते हैं। अब आप जान गए होंगे कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है क्योंकि उलूक यहाँ पर पूर्व मीमांसा में दिया हुआ है और पूर्व मीमांसा के जो हैं वो जैमिनी होते हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी होते हैं। तो इस तरीके से ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कड़ाद या उलूक ये वैशेषिक के होते हैं। अच्छा एक बताइए, ये बहुत लोग कहते हैं योग दर्शन जो है इसके जो प्रवर्तक हैं ये हैं बाबा रामदेव। ये बेवकूफ़ी कभी मत कीजिएगा। बाबा रामदेव उसके प्रवर्तक नहीं है, उसको बिजनेस में यूज करने वाले बाबा हैं। एक बिजनेसमैन है जिन्होंने दर्शन को बिजनेस फॉर्म में लाकर उसका उपयोग किया है। ठीक है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका कोई दर्शन से लेना देना नहीं है। बस उसको उन्होंने क्या किया है, जो भी योग था योग को उन्होंने बिजनेस बनाया और इतने अच्छे से उसको चलाया कि आज वो जो भारत के ही नहीं विश्व स्तर के जो बिजनेसमैन हैं उनमें शामिल हो गए। अगला प्रश्न, आप लोग भी अपनी क्षमताओं का ऐसे उपयोग कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस शब्द का प्रयोग हुआ है।
और दूसरा स्टेटमेंट है अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण का प्रयोग कहां हुआ? अतरंजी खेड़ा में। इतना भी प्रश्न आपसे बन सकता है। और श्याम अयस क्या है, यह प्रश्न भी आपसे बन सकता है कि यह किस चीज के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोहे के लिए यह प्रयोग हुआ है। तो अलग अलग प्रश्न देखिए, यहां पर मैं कोशिश करता हूं कि समग्र तौर पर सभी प्रश्नों को या जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको प्रश्नों के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से छोटे प्रश्न नहीं बन सकते या अन्य प्रश्न नहीं बन सकते। छोटे छोटे प्रश्न तो बन ही सकते हैं। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, वली ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, स्वेच्छाचारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर हो गया था। ये जो कर था, इसके बारे में जो प्रश्न है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि इसकी मात्रा क्या होती थी। बाकी व्याख्या तो यहां पर दे दी गई कि ये ऐसा था, इसमें ये चीज होती थी, ऐसे होता था, लेकिन इसमें जो मात्रा है वो क्या होती थी, ये आपको बताना है। तो ये जो मात्रा होती थी, ये होती थी 1/16वां भाग। जितनी भी उपज होती थी उसका 1/16वां भाग ये मात्रा होती थी। राजा उस समय न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिए जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल आते आते नियमित हो गया था। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। और 1/16 इसकी मात्रा होती थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वैदिक काल के पदाधिकारियों के बारे में यह प्रश्न बनाया गया है। पहला है गोविक कर्तन, जंगल विभाग का प्रधान, बिल्कुल सही है। दूसरा है अछावाप, जो अछावाप होता था, अछावाप क्या होता था, क्या ये सही है? बस यहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ी यहां पर कर दी गई है, इसीलिए यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। राजा का सारथी यहां पर लिखा हुआ है, यह गलत है। यहां पर पासे के खेल में राजा के सहयोगी हुआ करते थे। राजा जब पासा भी खेलता था, जुआ भी खेलता था, तो सहयोगी रखता था। ये अच्छी देखिए कैसी, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। बागदूत कर संग्रहकर्ता होता था और पालागल विदूषक होता था। तो यहां पर बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। सतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख किया गया है। 12 प्रकार के रत्नियों का जो उल्लेख है उसी में ये सेनानी, सूत, ग्रामणी, बागदूत, संग्रहिता, छता, ये सब दिए हुए हैं। वहीं से ये प्रश्न सेट किया गया है और इसके डिटेल में ये सारा नीचे व्याख्या में दिया रहेगा। रत्नी शब्द प्रयुक्त किया जाता था। रत्नी शब्द क्या होता था? मैंने कहा ना कि रत्नी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये जो शब्द था ये उच्च पदाधिकारियों के लिए प्रयोग किया जाता था। और उच्च पदाधिकारी जो होते थे उसमें राजा के संबंधी होते थे, मंत्री होते थे, विभाग के अध्यक्ष, जैसे ऊपर वाला प्रश्न अभी आपने देखा है, इसके पूर्व का प्रश्न, और दरबारी गण जो होते थे वो इसमें आते थे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में एकराट और अधिराज शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, राजा के लिए, शूद्र के लिए, किसके लिए होते थे? एकराट और अधिराज शब्द, ये जो शब्द प्रयोग होते थे ये राजा के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। इन शब्दों का प्रयोग राजा के लिए किया जाता था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राजा के लिए सम्राट शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हैं। ऋग्वैदिक काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? नहीं। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। और राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रयोग हुआ और वो काल था उत्तर वैदिक काल। ध्यान रखिएगा, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यहां पर जो ऋग्वैदिक काल है वहां पर मैं अगर यहां पर कह दूं उत्तर वैदिक काल दिया हुआ है तो ये सही हो जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ब्राह्मणों में तो मिलता है लेकिन सतपथ ब्राह्मण में नहीं मिलता है, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ब्राह्मण में मिलता है
लेकिन ये सतपथ नहीं है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। विवाह के 8 प्रकार होते हैं, इनमें से 4 जो विवाह है वो प्रशंसनीय विवाह है। उनमें ब्रह्म विवाह होता है, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, और 4 विवाह जो होते हैं वो निंदनीय विवाह है। उसमें असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, पैशाच विवाह है, राक्षस विवाह है। ये जो निंदनीय विवाह है, जैसे असुर विवाह है, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय कर देना। गंधर्व में जो कन्या तथा पुरुष प्रेम और कामुकता से वशीभूत होकर जो शादी करते हैं, ये है। आजकल की जो लव मैरिज है उसको आप गंधर्व विवाह में रख सकते हैं। और राक्षस विवाह, पैशाच विवाह जो है, ये जैसे राक्षस विवाह है बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह कर लेना। और जो पैशाच विवाह है, आजकल आप समझ सकते हैं जो रेप कर दिया जाता है उसके बाद शादी करने की बात की जाती है। सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास करके फिर उसके साथ विवाह करना, ये बहुत खराब प्रकार के विवाह माने गए। और 4 प्रकार के जो अन्य विवाह हैं उनमें ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह, कन्या जब वयस्क होती है तो उसके माता पिता योग्य वर की तलाश करते हैं और कन्या का विवाह करते हैं। ऐसे दैव विवाह है, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह किया जाता था। ऐसे प्रजापति विवाह है, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। तो ये सारा जो वर्णन दिया हुआ है ये कहाँ दिया हुआ है? ये मनुस्मृति में दिया हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। प्रथम और अंतिम संस्कार कौन से हैं? आपसे अभी तक प्रश्न पूछा गया होगा या आपने देखा होगा कि कितने प्रकार के संस्कार हैं, तो वो तो यहाँ पर दिया ही है कि 16 प्रकार के संस्कार हैं। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। इसमें जो 16 संस्कार हैं ये शुरू होते हैं गर्भाधान से, और इसका जो अंत होता है अंत्येष्टि से। तो ये बी वाला तो गलत हो जाएगा, केशांत तो गलत हो जाएगा, मुंडन संस्कार जो होता है उसे केशांत कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण सर्वप्रथम कहां पर मिलता है? ये जो सबसे पहले वर्णन इसका मिला है वो जवालोपनिषद में मिला है ना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, अगर 100 साल का जीवन माना जाता था मनुष्य का, तो उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास अंत में आता था। शुरुआत होती थी ब्रह्मचर्य से। तो ये जो है जवालोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल के बारे में ये कथन है, स्त्रियों पर पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया, स्त्रियों का जो अधिकार था, और स्त्रियों का सभा में प्रवेश वर्जित हो गया, और तीसरा है समाज मातृ सत्तात्मक था। ये 3 स्टेटमेंट है। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार तो छिन गया, ये बिल्कुल सही बात है। सभा में प्रवेश वर्जित हो गया, ये सही बात है। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो मातृ सत्तात्मक कैसे हो जाएगा? तो तीसरा तो वैसे गलत हो गया। ये रीजनिंग का प्रश्न है, आपको कुछ नहीं आता है तब भी इसको कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बार बार सोचिए आप, प्रश्न आपको डायरेक्टली नहीं आते हैं तो आप उसमें दिमाग लगाइए और तभी प्रश्न आप आगे बढ़िए उसको छोड़ के। ऐसे हताश मत होइए। कई प्रश्न को उत्तर जब आप नहीं दे पाते हैं तो कई बार लगता है अरे पेपर गड़बड़ हो रहा है, आप हताश हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें सोचना है कि हो सकता है कि हम नहीं जानते हैं फैक्ट, लेकिन ये इस तरीके के प्रश्न भी हो जो रीजनिंग से निकल आए। ऐतरेय ब्राह्मण में कृपण शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कृपण शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पत्नी, कंजूस, बहन, पुत्री, किसके लिए? तो जो कृपण शब्द है ये उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में जो गिरावट आई, स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार भी प्रतिबंधित हो गया, तो उनके लिए कृपण शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके लिए? किसके लिए? पुत्री के लिए, पुत्रियों के लिए किया गया था। डी ऑप्शन ठीक है। चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन कहां पर मिलता है? 4 जो वर्ण हैं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्ण हैं इनके कर्तव्यों का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज शब्द प्रयुक्त किया जाता था किसके लिए? ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के लिए किया जाता था। इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। और ये जो तीनों वर्ण थे, ये तीनों वर्ण उपनयन संस्कार इनका होता था और ये उपनयन धारण करते थे। चौथा वर्ण शूद्र था, उसका उपनयन संस्कार नहीं होता था। ये तीनों वर्ण उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, इसी कारण से इनको द्विज कहा जाता था। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार
वर्णाश्रम व्यवस्था था। वर्णों का आधार क्या था उत्तर वैदिक काल में? जाति पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित, कर्म पर आधारित ना होकर जात पर आधारित। इन्हीं दोनों में से सही उत्तर है तो कर्म पर आधारित ना होकर यह जाति पर आधारित होने लगा था। जाति पर आधारित होने लगा था, कर्म पर आधारित ये नहीं था। और कठोरता आ गई थी इस वर्ण व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल आते आते। वर्णों का आधार कर्म पर ना होकर जाति पर आधारित हो गया था और समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। और इस काल में व्यवसाय क्या हो गया? आनुवांशिक हो गया। एक लोग जो काम कर रहे हैं उनके बच्चे फिर वही आगे काम करते हैं। आनुवंशिक होने का मतलब यही होता है। आर्य निम्नलिखित में से किस राज्य से परिचित नहीं थे? मिथिला, विदेह, कौशल, अंग। कौन सा राज्य था जिससे वो परिचित नहीं थे? 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग कौशल, विदेह और अंग राज्य से परिचित थे। विदेह से, कौशल से, अंग से परिचित थे, मिथिला से परिचित नहीं थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोपत ब्राह्मण की विदेह माधव की कथा का वर्णन है। गोपत ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा, यहां पर में कर लीजिए, विदेह माधव की कथा का वर्णन है। क्या ये बात सही है? दूसरा है विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदा नीरा यानी जिसको गंडक कहते हैं कि पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ये जो यहां पर दिया है गोपत ब्राह्मण में, ये गोपत ब्राह्मण में नहीं है, ये है सतपथ ब्राह्मण में। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा का वर्णन मिलता है। इसी में यह बात कही गई है जो दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया है। तो केवल दो यहां पर सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र दक्षिण भाग था। पहला ही स्टेटमेंट ये गलत है। उत्तर वैदिक संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र दक्षिण भाग नहीं था, ये मुख्य केंद्र था मध्य भाग। सही से इसको पढ़िए, याद करिए सही से। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। दूसरा है उत्तर वैदिक संस्कृति का प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था, ये बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट। तो केवल दो सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर वैदिक संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था और जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को किस युग से संलग्न किया जाता है? ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, सिंधु, किससे किया जाता है? यह किया जाता है उत्तर वैदिक काल से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से इसको संलग्न करते हैं और इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। और इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर जो है मृदभांड वो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में सम्मिलित है। कौन सा स्रोत है जिससे उत्तर वैदिक काल के बारे में हमको अध्ययन करने के स्रोत के तौर पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं या जानकारी मिलती है? ऐसे भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यजुर्वेद बिल्कुल सही है, महाभारत गलत है, उपनिषद सही है, रामायण गलत है। रामायण महाभारत उस समय कहां आ जाएंगे? इसमें जो स्रोत है यजुर्वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद है, सामवेद है, उपनिषद है और आरण्यक है। ये सब इसके प्रमुखों हैं। 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में कुंभ नामक आभूषण पहना जाता था। कुंभ नामक आभूषण कहां पहना जाता था? गला, पैर, कमर, शीश, कहां पर? तो जो ऋग्वैदिक काल में कान में तो पहना जाता था कर्णशोभन, और इसी के साथ में आपको मिल जाएगा जिक्र कि शीश पर कुंभ पहना जाता था। कुंभ जो है वो शीश पर पहना जाता था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित किस सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है? कौन सा सूक्त है 10वें मंडल में? ये पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में यह वर्णित है। इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, ये विराट पुरुष है और इसके मुख से ब्राह्मण, और इसके जो बाह है उससे क्षत्रिय, इससे क्या है क्षत्रिय, याद कर लीजिएगा इसको। इसमें एक बार यूपीएससी में सीधा प्रश्न पूछा गया है। और जांघों से वैश्य का, यहां से वैश्य का, और इसके जो पैर हैं पैरों से क्या शूद्रों की उत्पत्ति का यहां पर जिक्र किया गया है। ठीक है, मैं यहां पर कुछ नहीं कह रहा हूं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी को अगर कुछ आहत होता है, किसी को कुछ बुरा लगता है, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। यहां पर ये एक चर्चा है जो कि प्रश्नों के तौर पर की जा रही है। ऐसा कहा गया और ऐसा प्रश्न पूछा जाता है।
बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, कैसा था? ऋग्वैदिक जो समाज था, ऐसा भी दिया है कि दोनों था, ऐसा नहीं है। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र हुआ करता था और समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई परिवार व कुल हुआ करती थी। आगे की चर्चा हमने इसमें किया था कि मुखिया जो होता था इसका वो कुलव कहलाता था, किसका? परिवार का। तो ये पितृसत्तात्मक समाज था। अब आगे 5 प्रश्न आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर के, इनको सही से तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुंदरवन डेल्टा जो केवल विस्तृत है कहां पर? केवल विस्तृत है, केवल भारत में विस्तृत है, यहां पर लिखा है केवल भारत में विस्तृत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सुंदरवन डेल्टा जो केवल भारत में विस्तृत है, विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहा ना जहां पे केवल शब्द आए वहां पर थोड़ा सा सजग हो जाइए। केवल भारत में ये विस्तृत नहीं है। सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश दोनों में विस्तृत है, ये इंडिया में भी है और साथ में बांग्लादेश में भी है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। हाल में सुंदरवन डेल्टा में बाघों की संख्या 96 हो गई है, पहले ये संख्या थी 88, 88 से बढ़ के 96 हो गई है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सुंदरवन एक विश्व धरोहर स्थल है परंतु रामसर स्थल नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि विश्व धरोहर स्थल होने के साथ साथ ये रामसर स्थल भी है। तो केवल 2 यहां पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है 9 मई को प्रवासी भारतीय दिवस, यहां पर आप ध्यान रखिएगा ये नहीं मनाया जाता। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये प्रश्न ऐसे भी जब मैं इसको सेट कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये विश्व प्रवासी दिवस के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि लोग कंफ्यूज हो। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 मई को, ये बिल्कुल सही है। और इस वर्ष की थीम है पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं अभी मैं बता रहा हूं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों यहां पर सही है, दोनों के दोनों यहां पर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इस थीम के द्वारा आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी कनेक्टिविटी पक्षियों के द्वारा होती है, पारिस्थितिक तंत्र की कनेक्टिविटी होती है और इसकी अखंडता को बल मिलता है। ट्रैकिंग तकनीकों पर भी ये केंद्रित थीम है जो दुनिया के प्रवासी पक्षियों के मार्गों का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। बहुत सारे पक्षी होते हैं, साइबेरियन पक्षी का नाम सुना है ना, इतनी दूर से उड़ान भर के हजारों किलोमीटर, 5-6 हजार किलोमीटर ये चले आते हैं। तो ये क्या है? कनेक्टिविटी, कहीं ना कहीं चीजों को जोड़ते हैं ये। और जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति ऐसे ही है, वो सबको जोड़ने का काम करती है, किसी को तोड़ने का काम नहीं करती। वो हमेशा पॉजिटिव मैसेज देती है, वो सबको बराबर रूप में आंकती है और हम इंसान उसमें गड़बड़ियां फैलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोविड 19 के संदर्भ में राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है। 7 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, और इस अध्यादेश के तहत नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे के शिकार होने और समय पर वेतन न देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। थोड़ी सी ढीला ही की गई है, थोड़ा सा ढीलापन दिया गया है जिससे कि आर्थिक स्थितियां भी कुछ सही हो पाए। कोविड 19 के तहत बहुत डामाडोल हो गई हैं स्थितियां। सुरक्षा अनुप्रयोग के लिए ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टर किस संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है? ये फोटो डिटेक्टर क्या है? फोटो डिटेक्टर यानी डिटेक्शन का काम ये करेगा और ये ऊर्जा कुशल है, किफायती है और वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर है और इसका प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जाएगा। गोल्ड सिलिकॉन इंटरफेस का ये उपयोग करता है और ये तैयार किया गया है JNCASR के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कुपवाड़ा जिले में हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी संगठन के द्वारा, किस आतंकी संगठन के द्वारा ली गई? कौन सा ये ग्रुप है, कौन सा आतंकवादी संगठन ये नया आ गया है? ये है द रेजिस्टेंस फ्रंट। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये कश्मीर में अभी ये देखा गया और यहाँ पर इसने ये जिम्मेदारी भी ली है और ये नया आतंकवादी समूह है। जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा और अल बद्र से ये बना है और नए रूप में इसको, जैसे लॉन्च होती है ना नई नई गाड़ियाँ, ऐसे ये लोग भी अपना बदतमीजी वाला काम भी ऐसे ही करते रहते हैं। तो
इन्होंने अभी नियंत्रण रेखा तो कई बार इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन तो किया ही है। कुपवाड़ा में भी इन्हों जो हमला हुआ वो जिम्मेदारी इन्होंने ले ली है। और बस यही सब ये करते रहते हैं, ये नालायक लोग हैं, न चैन से रहते हैं न किसी को रहने देते हैं। ये कैसा लगा ये बताइएगा। और अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का एग्जाम दे रहे हैं और वीओ का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे पास टेस्ट सीरीज के लिए आप यहाँ पर 6307281212 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट upsctarget.com को विजिट करिए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ने को मिलती हैं। मॉक टेस्ट वहाँ पर पढ़े हैं उनको दीजिए फ्री ऑफ कास्ट, प्रैक्टिस करते रहिए। और हमारा ऐप IAS प्रेप अकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस पर भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे टॉनिक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।